ये तो पहले उन्होंने मुझे जोश माटी में बुलाया था, उसके बाद फिर से दोबारा उन्होंने मुझे जोश टॉक के लिए बुलाया था। हेलो एवरीवन, वेलकम द यशवंत टॉक्स। आज के इस खास एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरे खास मेहमान हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में यूट्यूब की दुनिया में खास अपनी जगह बनाई है। ये काफ़ी मेहनती और काफ़ी जिद्दी इंसान है। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें अपने शो पे इनवाइट किया। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है इस पॉडकास्ट में। आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ थैंक यू। नीतीश, जब आपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी आपने, जी, तो फंड कैसे आते थे? शुरुआत में हमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि रेस्टोरेंट के हम लोग वीडियोस करते थे और हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग हर दिन रेस्टोरेंट जाए और हर दिन 1,000 रुपया वहां पे खा के आ जाए। तो थोड़ी परेशानी होती थी। हम लोग कोशिश करते थे, कजन के साथ मैंने शुरू किया था, वो भी हमारे साथ होता था। तो हम लोग एक प्लेट ऑर्डर करते थे, पहले मैं टेस्ट करता था, फिर मैं उसको देता था, उसी प्लेट से वो टेस्ट करता था। तो हमें प्रॉब्लम होती थी और किसी तरह हम लोग सेविंग करते थे, कुछ एक आध डिश ही ऑर्डर करते थे जो हमें अच्छे लगते थे। तो इस तरीके से हम लोग महीने में 3 4 5 जगह जाते थे। शुरुआत में दिक्कत हो रही थी, कोई हमें फूड ऑफर नहीं करते थे, कोई हमें जानते नहीं थे, तो हम लोग खुद ही जाके अपने से ऑर्डर करते थे। फिर धीरे धीरे लोग जानने लगे, लोगों को अब तो रांची में मुझे लगता है सोशल मीडिया का वैल्यू समझ में आ गया है, क्रिएटर्स का वैल्यू समझ में आ चुका है। बहुत जगह सम्मानित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है। पर 3 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था तब ये सिनेरियो नहीं था, तो थोड़ा डिफिकल्टीज होता था। पर धीरे धीरे लोग फूड ऑफर करने लगे प्रमोशन में। फिर हमें लगा कि और हमारे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमारे प्रमोशन के थ्रू उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हम लोग एज अ चार्जेस में भी अभी उनके साथ काम करते हैं। आज सोशल मीडिया पे लगभग 8 करोड़ लोग वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, पर इसमें लगभग 1.5 लाख लोग ही कामयाब हो पाते हैं, बाकी लोग नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? मुझे लगता है कि YouTube पे अधिकतर लोग ये सोच के वीडियो बनाते हैं कि जब वो YouTube पे आएंगे तो उनको YouTube से पैसा मिलेगा। और जब ये माइंडसेट लेके आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपका हमेशा से मोटिव वही रहता है और आप इसी के लिए काम करते हो। तो मुझे लगता है ये एक कारण है, खास करके यूट्यूब पे आप जब वीडियो डालते हो तो आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है। आप बैक टू बैक आपको वीडियोस डालते रहना पड़ता है, जो कि वो पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर रीच कम हो जाती है, फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, फिर वो छूट जाता है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ सीखने के पर्पज से आप वीडियोस बनाना शुरू करेंगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। कुछ यूट्यूबर का ऐसा कहना है कि मेल का, जो लड़के हैं, कि लड़कियों को बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। जैसे इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और लड़कों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ कि इंस्टाग्राम में क्या है और यूट्यूब में क्या है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अलग है। इंस्टाग्राम का पूरा जो एल्गोरिथम है वो बहुत अलग होता है, यूट्यूब का अलग होता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है, पर बहुत ही आसानी से उन्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम मेरे लिए, जहां तक मैं जान पाता हूँ, मुझे बहुत वो आसान सा लगता है। उस पे रीच कुछ भी कर दो, मेरा आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखना, मैं कुछ भी कर देता हूँ, मुझे आसानी से 1 लाख फॉलो लाइक व्यूज आ जाते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। पर वही हम लोग यूट्यूब पे घिस घिस के मेहनत करके बनाते हैं वीडियो, तब जाके हमें कुछ व्यूज, अच्छे व्यूज मिलते हैं। आज इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोवर्स और पता नहीं क्या क्या है, पर यूट्यूब पे हमें 1 सब्सक्राइबर मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें 1 सब्सक्राइबर मिला है, और उसके वैल्यू भी हम लोग बहुत समझते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स या को यूट्यूब से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। रही बात लड़कियों के लिए या लड़के हो, इंस्टाग्राम पे दोनों को ही बहुत आसानी से कुछ भी मिल सकता है। आप गाली दे सकते हो, आप आसानी से उसमें बॉलीवुड म्यूजिक यूज कर सकते हो, जो कि आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पे आप एक जरा सा वर्ड इधर से उधर बोलोगे, आपका पूरा स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे दम भर के बॉलीवुड, भोजपुरी, नागपुरी कुछ भी बजाओ, आसानी से आप गाना डाल के कुछ भी रील्स क्रिएट कर सकते हो, 30 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ भी। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पे जब हम बात करते हैं तो मेरे लिए लगता है कि वो इजी है, क्योंकि मैंने वो चीज देखा है। मैं खुद वीडियोस बना के कुछ भी बकवास करके भी डाल देता हूँ तो उस पे आ जाता है। पर यूट्यूब इज वेरी सीरियस थिंग मेरे हिसाब से। जब आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है, हाँ। सब्सक्राइबर जल्दी नहीं आते हैं, फॉलोअर्स जल्दी नहीं आते हैं,
कभी आपको ऐसा लगा कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं? मुझे हमेशा लगता है, आज भी लगता है। अभी तो आपके काफी हाँ, फिर भी लगता है सब्सक्राइबर हैं। मुझे, हर दिन चैलेंजिंग लगता है, हर दिन मुझे कुछ सीखने को मिलता है। आसान नहीं होता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने। मेरे 99,000 जब सब्सक्राइबर्स थे तब भी मैं रो रहा था कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करने के हाँ, लिए आपने हाँ, कितना हाँ। टाइम लिया था? यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए मुझे 6 महीने लगे थे। लेकिन हम लोग ये सोच के यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं किए कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो पैसे कमाने हैं, नाम हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे। ऐसा कोई हमारा सोच ही नहीं था। बस यूट्यूब पे बना रहे हैं, कुछ मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा, बस यही था। तो ये सोच के यूट्यूब शुरू किया था। धीरे धीरे लोग जानने लगे, 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गया तो लगा कि चलो अब 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो देखते हैं कि यूट्यूब से पैसा आता भी है या नहीं। बहुत कोई सुना था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, हमें लगा कि चलो जब तक अपने अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे तब तक कैसे आप बिलीव करोगे। जब मेरे अकाउंट पे पैसे आए यूट्यूब से तब मुझे लगा कि हाँ, यूट्यूब से पैसे आते हैं और आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे पैसे आते हैं। झारखंड के काफी बड़े यूट्यूबर हैं मिस्टर मनोज देव, जी शायद आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? जी, हुई थी। क्या बातें हुई थी? उनसे तो मैंने सीखा ही है बहुत सारे। मुझे जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो कुछ बहुत उनकी भी वीडियोस मैंने देखी थी। उनसे मुलाकात हुई, काफी अच्छे से बातचीत हुई। वो भी खुद मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते थे तो उन्होंने आराम से पहचान भी लिया मुझे और बहुत अच्छे बातचीत हुई उनके साथ। 1-2 वीडियोस भी किए हम लोगों ने। आप काफी नेशनल इंटरनेशनल लोगों को आप अपने ब्लॉग में इंटरव्यू आपने किया है, जी और झारखंड के जितने फेमस आर्टिस्ट हैं जी, रमन गुप्ता, वर्षा दिनेश देवा, ऋतु, वर्षा दिनेश ऋतु, सतीश शाहदेव, जी। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया था? सबसे ज्यादा मजा मुझे आया था, इनफैक्ट सारे लोग बहुत अच्छे काम किए हैं झारखंड के लिए, झारखंड नागपुरी इंडस्ट्री के लिए। मुझे सबसे अच्छा लगा था मिलके, ऐसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फैन था शुरू से वर्षा ऋतु मैम का। तो उनके नागपुरी वीडियो एल्बम वीडियोस में बचपन से देखता आया था और मैं मतलब कि चाहता था कि कभी उनसे मुलाकात हो। तो सबसे पहली मुलाकात उनसे हुई थी और बहुत नेचुरल है, बहुत डाउन टू अर्थ है और काफी अच्छे से उन्होंने बातचीत की थी, तो बहुत अच्छा लगा था। कोई आपका ऐसा गेस्ट था जिसको अप्रोच करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? इनफैक्ट अभी तक मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ और अभी तक वो हमारे चैनल पे आए नहीं है। कौन है वो? सुप्रिया मैम। अच्छा, सुप्रिया जी। हाँ, हाँ, उनसे अभी तो- बात हो रही है पर क्योंकि वो मुंबई में है और मैं रांची में हूँ तो उनका मुंबई से रांची आ पाना बहुत मुश्किल होता है। बट उन्होंने कहा है कि जब भी वो आएंगी तो हमारे साथ वो जरूर मुलाकात करेंगी। आपका वीडियो में मैंने देखा था, आप किसी फॉरेनर को आप हड़िया पिला रहे थे, जी। तो इसके बाद उनका क्या ओपिनियन था? फॉरेनर्स हमारे चैनल पे बहुत सारे आ चुके हैं। जर्मनी से आए हैं, स्वीडन से मिस्टर जॉन आए थे, बेल्जियम से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, अभी एक अमेरिका से भी आई हुई हैं। आई थिंक कुछ दिन के बाद वो हमारे चैनल पे आएंगे। तो जब भी कोई विदेशी मेहमान रांची आते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले गर्व की बात होती है कि वो विदेश से रांची जैसे शहर पे आए हैं। क्योंकि अधिकतर मैंने सुना है अपने दोस्तों से कि झारखंड में क्या है, रांची में क्या है, लेकिन अब लोग आ रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। रही बात खाना खिलाने की, तो कोई विदेशी मेहमान अगर रांची आता है तो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच तो रोज खाता है, या तो अच्छे रेस्टोरेंट तो उनके लिए कॉमन चीज है। वो रांची आए हैं, झारखंड आए हैं, तो हमारे लिए मुझे लगता है उनको यहाँ के डिशेस खिलाना चाहिए। तो मैं उनको यहाँ के डिशेस ऑफर करता हूँ। और आप झारखंड में हड़िया एक ट्राइबल ड्रिंक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये राइस से बना होता है, चावल का बना होता है, बहुत सारे आदिवासी कल्चर में वेलकम ड्रिंक की तरह ऑफर करते हैं हम लोग। तो वो चाहते हैं तब हम लोग उनको ऑफर करते हैं, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं होती है, उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग उनको ऑफर करते हैं सारे फूड। आप शादी करेंगे, जी। कैसी लड़की होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसी लड़की जो शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोनों को, मतलब मैं उनको समझ सकूं, वो मुझे समझ सके, वो चीज होनी चाहिए सबसे अच्छा। और एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। पास्ट में ऐसा कोई मोमेंट हो जिसे आप मिस करते हो? मुझे लगता है एक चीज जो मैं हमेशा से मिस करता हूं, मेरे जन्म से पहले 1990 में मेरे माता पिता ने एक होटल खोला और उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब थी। मतलब कि मेरे पापा ग्रेजुएट थे संस्कृत में और शादी के बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं था। वो रोड पे काम करते थे, कुदाल चलाते थे, मजदूरी करते थे, घर की हालत ठीक नहीं थी। तो मेरे माता पिता ने सोचा कि कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहिए। तो 2 पेड़ के नीचे प्लास्टिक से घेर के उन लोगों ने एक छोटा सा होटल खोला और होटल बहुत
परिस्थिति खराब थी, समझ लीजिए धूप बारिश बरसात में वो किसी तरह काम करके चलाते थे। शुरुआत में बहुत कम पैसे आमदनी होती थी, धीरे धीरे वो रोजगार अच्छा चलते गया, अच्छा होटल से अच्छा कुछ होने लगा सब कुछ। फिर उसके बाद 2012 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो मुझे लगता है आज मेरे पिताजी अगर मुझे इन सब चीजों को करते हुए देख रहे होते तो शायद वो बहुत खुश होते कि मैं इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जाता हूं और अपने झारखंडी खाने को प्रमोट करता हूं, होटलों में जाता हूं, ढाबा में जाता हूं, तो उनको ये चीज बहुत अच्छा लगता है। या तो मैं खाना बना रहा हूं, तो ये सब चीज को देख के वो बहुत खुश होते। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी को बहुत मिस करता हूं हमेशा, कि आज वो होते तो शायद मुझे इस तरीके से काम करता हुआ देख उनको बहुत खुशी होती। तो हमेशा से उनकी कमी मुझे लगती है। जी बिल्कुल। आपको जोश टॉक में बुलाया गया था। जी हाँ। और आप ट्रेडिशनल ड्रेस जी पहनकर वहां हाँ, मैं धोती कुर्ता पहन के हवाई जहाज पे गया था, सारे लोग हमें देख रहे थे। कैसा मोमेंट, आपको क्या फील हो? मुझे लगा कि हम युवा हैं, यूथ हैं, झारखंड में रहते हैं, धोती कुर्ता एक इंडियन अटायर है। अगर हम युवा अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, अगर हम इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सोच थी मेरी, और ये सोच को लेके मैं झारखंडी ड्रेस में कह लीजिए दिल्ली गया था। जोश टॉक से बकायदा हमें मेल आया था कि आप दिल्ली आइए और अपनी बात रखिए, क्योंकि मैंने कहा कि आप मुझे क्यों बुलाना चाहते। तब उन्होंने कहा था कि जब हम लोग रांची झारखंड के जब वीडियो सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपके वीडियोस हमें रिकमेंड हो रहे थे, और हम लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से झारखंड के खाने को प्रमोट कर रहे हैं, झारखंड के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें लगा कि आपकी बात हमें रखनी चाहिए। तो पहले उन्होंने मुझे जोश माटी में बुलाया था, उसके बाद फिर से दोबारा उन्होंने मुझे जोश टॉक के लिए बुलाया था। अभी हम लोग कुछ दिन पहले आदिवासी दिवस सेलिब्रेट हो रहा था जेल पार्क रांची में, तो वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना जी आई हुई थी और काफी मीडिया उनको घेरे हुई थी। हम लोग भी उनको देखने के लिए कैमरा लेके गए। तो जैसे मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश, ये तो तुम नीतीश हो, तुम्हारे वीडियोस हम लोग देखते हैं। तो इस बात की भी काफी खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना जी हमें जानती है, नाम से पहचानती हैं, हमारे वीडियोस को फॉलो करती हैं। तो काफी खुशी हुई और अच्छा लगता है। आज हम लोग जब भी निकलते हैं रोड पे, तो हर दिन मुझे टचवुड मतलब 5-6 सब्सक्राइबर्स हमें मिलते हैं, बकायदा नाम से पहचानते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है, अभी इस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है तो खुशी होती है। जो लोग यूट्यूबर हैं, जी, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जी, कुछ दिन बनाते हैं, व्यू नहीं जाता है, इसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप जब YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं तो उस चीज में शुरू कीजिए जिस चीज में आपकी रुचि है। अब आज जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं और मैं वीडियो बनाने लगूंगा स्पोर्ट्स के या तो लाइक क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि मेरी रुचि ही नहीं है और उस चीज को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर आगे जाके मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो ऐसे चीज में शुरू कीजिए जिसमें आपकी रुचि है, जिस चीज में आपको मन लगता है। मेरे शुरू से ही था कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, अलग अलग जगह जाना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, खाना बनाना भी शौक है। तो इस चीज पे हूं तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूं। तो जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे वीडियोस कब बन चुके हैं। और एज अ फूड ब्लॉगर बस अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे वीडियोस तो आपको पता चलेगा कि हम लोग झारखंड के हर कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनता है, लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। तो आजकल आप बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स के केवल वीडियोस बना रहे हैं, उतने ग्राउंडेड और लाइक उस जगह को उतना कवर नहीं कर पाते हैं। हमारे वीडियोस में आप रेडिशन ब्लू के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको झोपड़ी के भी वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने देखा हुआ है कई आप ठेलों को और छोटे मोटे होटल को जो रोड पे बनाते हैं, जी जी, और सुना है, मैं कई लोगों से मिला कि आपको वीडियो बनाने के बाद उनका सेल काफी बढ़ा है और काफी खुश है। हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है। आप फिर जाते हैं कभी उनसे मिलने? हाँ, बहुत बार। अभी बिरसा चौक में हम लोग गए हुए थे और एक दुकान था, ठेला था वहां पे, तो उसके वीडियो शायद उससे पहले कोई ऐसा कुछ खास बनाए नहीं थे। तो हम लोगों ने वीडियो बनाया तो हमारे वीडियोस में आई थिंक 5-6 लाख व्यू आए थे और उसके बाद उनकी सेल काफी बढ़ गई। उनका ठेला से फिर एक रेस्टोरेंट टाइप का हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया, मतलब मैं उधर से गुजर रहा था तो उनसे मिला, तो मतलब कि वो बहुत भावुक हो गए। मतलब एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन हुआ, उनको
ऐसा लगा कि इसके थ्रू मेरा बहुत लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो गया है और बहुत इमोशनल थे, पूरा स्वागत कर रहे थे, आइए बैठिए कुछ खाइए। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर एक वीडियो से किसी के लाइफ में इतना इम्पैक्ट हुआ तो शायद मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ कि हाँ चलो मैं थोड़ा तो किसी के काम आ सका। अब कॉलेज में कैसे थे? कॉलेज में मैं ऐसा इंसान, मतलब कि ऐसा लड़का जो क्लास में सबसे बात कर रहा है। अच्छा। हाँ, सबको ही उसके दोस्त है, ऐसा वाला। गर्लफ्रेंड कितनी थी आपकी कॉलेज में? कॉलेज नहीं, मेरे तो आई थिंक मेरी फर्स्ट स्कूल से थी? स्कूल से ही थी हाँ। अभी तक कितनी बन चुकी है? आई थिंक 6 अभी तक बन चुकी है। हाँ। सबसे बेस्ट वाली कौन सी थी? बेस्ट वाली नहीं, पर एक मैं किस्सा बताना चाहूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड थी जब मैं 6 क्लास में था, तो फिर उसकी शादी होने वाली थी, उसकी शादी हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर उसने मुझे बुलाया था, तो मैं जाके बहुत दबा के खाना खाया था वहां पे कुछ दिन पहले। तो मैंने सोचा कि चलो गर्लफ्रेंड तो गई, खाना नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये काफी मजेदार था और काफी एंजॉय किया था मैंने फूड। आपका फूड से बहुत पुराना रिश्ता है लगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि एक हाथ से गर्लफ्रेंड जा रही है, आप खाना दावत कैसे छोड़ सकते हो? तो मैंने सोचा कि चलो पार्टी मिस नहीं करनी चाहिए। कभी किसी दोस्त के चक्कर में आप फंसे हैं? एक बार किस्सा था कि मैं एक बार रात 12 बजे अपनी महिला मित्र के पास मिलने के लिए गया था। तो क्या हुआ था? हाँ, मैं देखा उनको दूर से ही। अच्छा। हाँ। रात में कौन दूर से देखा भाई? नहीं, ऐसी कुछ डिमांड थी तो मिलना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये डिमांड पूरी करनी चाहिए। आप आई एम सो रोमांटिक पर्सन। वाह। और लॉयल भी, हाँ, एट द सेम टाइम। क्या डिमांड थी उनकी? बस आना है, मतलब कि ऐसा डेयर कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि क्या आप इतने रात को मेरे से मिलने आ सकते हैं। मिलना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनका घर था, तो मैं बस गुजरा उनके घर के पास। ऐसी कोई एक्ट जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? इससे मैं बचपन में, मुझे याद है, मैं प्रीति जिंटा के फोटोज बहुत रखता था। उस वक्त स्कूल में मैं था 6 क्लास में, और पेपर्स में जब भी प्रीति जिंटा की फोटोज होती थी मैं काट के अपने डायरी पे रखता था। मेरे पास उनके 50-60 फोटोज थी। पूरे दीवार पे मैं प्रीति जिंटा का फोटोज रखता था। कुछ दिनों पहले फिर मुझे कंगना रनौत बहुत अच्छे लगने लगी थी, अभी भी लगती है। इनफैक्ट उनके खास करके एक्टिंग स्किल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, तो चेंजेस होते रही हैं। प्रियंका चोपड़ा मुझे अच्छी लगती है। आपकी जब शादी हो जाएगी, आपकी जब वाइफ आएगी जी, आप सबसे पहले क्या बनाकर खिलाना पसंद करेंगे? मैं बर्तन धोने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। नहीं। थैंक यू नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके साथ काफी मजा आया जी। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत अच्छा था, बहुत एंटरटेनिंग था। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें इस चैनल पे बुलाया, आपके चैनल पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा आप आए। सबसे पहले तो इनके लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और हमारे आप व्यूअर्स हैं, हमारे नीतीश एंड कुजिन फैमिली के फ्रेंड्स हैं, तो बिल्कुल इनके इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ खट्टी मीठी, कुछ नटखटी बातें हम लोगों ने की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी।